टॉक विद रवि में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं यश बैंक के ऊपर। एक ऐसा शेयर जिसमें कि काफी लोगों के पैसे इन्वेस्टेड थे और जब ये शेयर ऊपर से नीचे आया तो काफी लोगों के पैसे इसमें जो ऊपर की तरफ निवेशित थे उनके पैसे भी काफी नीचे की तरफ आ गए। ठीक है सर, बहुत ही चर्चित शेयर यस बैंक, बैंक का ऐसा शेयर जो बहुत ही चर्चा में रहा। अब अगर इस स्टॉक की बात करें तो सारे फंडामेंटल डिटेल करेंगे और उसके बाद इसके चार्ट पे चलेंगे कि अगर अब आपके पास है तो आपको क्या करना है, अगर आप इसमें नए इन्वेस्ट की सोच रहे हैं तो आपको क्या करना है। तो सारे कुछ बात पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि सारे कुछ जो भी हम चर्चा करेंगे सब कुछ ये मेरा अपना खुद का ही एनालिसिस होगा और ये जो मेरे खुद के विचार होंगे। ठीक है सर, इससे आप अगर सहमत होते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सहमत होते हैं तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम इसके मार्केट कैप की अगर बात करें तो मार्केट कैप इसका है 64,922 करोड़ का। ठीक है सर, एक मिड कैप कंपनी, मिड कैप बैंक है। उसके बाद अगर हाई इसने लगाया तो 32 रुपये 80 पैसे और 15 रुपया 90 पैसे का, लेकिन हाई तो इसका सर बहुत ऊपर था। उसके बाद स्टॉक का पी रेशियो की अगर बात करें तो 36.2 का है। बुक वैल्यू की बात करें तो 14.3 की है। आरओसी और आरओई की बात करें अगर तो 3.18 और आरओसी 5.83 की है। ठीक है सर, फेस वैल्यू अगर देखी जाए तो 2 रुपए के फेस वैल्यू कंपनी, पीई रेशियो देखा जाए तो माइनस का 6.56 है। तो सबसे पहले पीई रेशियो की बात आती है। इंडस्ट्री पी अगर देखा जाए तो 10.3 का है। जहां पीई रेशियो माइनस का होता है तो जहां तक मैं अब देखो सारा कुछ मैं अभी पहले ही क्लियर कर दूंगा तो वो सारे कुछ क्लियर नहीं, लेकिन एक डेंट की बात इसमें सबसे पहले निकल के आई कि पीई रेशियो माइनस का है। ठीक है सर, पीई रेशियो अगर 1 का होता है तो क्या होता है कि हमें अट्रैक्टिव वैल्यू पर मिल रहा है, सही प्राइस पे मिल रहा है। अगर 1 से कम होता है तो हमें अब वो मतलब एक अगर 1 से कम है तो आपको अंडर वैल्यूड मिल रहा है, अगर 1 से अधिक है तो आपको ओवर वैल्यूड मिल रहा है। यहाँ क्या है, यहाँ पीई रेशियो नेगेटिव है। इंडस्ट्री का पी रेशियो, बैंकिंग के इंडस्ट्री का पी रेशियो की बात करें तो 10.3 का है। उसके बाद कर्जा की बात करें, डेब्ट टू इक्विटी तो 8.41 की है। रिजर्व भी कंपनी बैंक के पास है, वो 35,453 करोड़ के रिजर्व है। पेट्रोस की स्कोर 7 का है जो कि ठीक ठाक है। उसके बाद प्लेज परसेंटेज अगर देखें तो 0% है, ये भी अच्छी बात है। अब सबसे पहले निकल के आया पीईजी रेशियो जो कि माइनस का था, तो सबसे पहला जो डेंट निकल के आया, क्योंकि पीईजी रेशियो अगर माइनस का है तो वो उसकी ग्रोथ दर्शाता है। पीईजी रेशियो के भविष्य में बैंक या कोई कंपनी कितनी ग्रोथ करने वाली है, कैसे दर से ग्रोथ करने वाली है, तो वो माइनस का निकल के आ रहा है। ठीक है सर, आगे अगर बात करें तो आगे हम इसके रिजल्ट पे चलते हैं। तो इसमें जो डेंट निकल के आया है वो मैंने समझाया आपको, पी रेशियो नेगेटिव का है। उसके बाद अब हम थोड़ा आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं। अब हम इसके आए रिजल्ट पे। रिजल्ट का सितंबर का रिजल्ट जो आया है, रेवेन्यू अगर देखें तो रेवेन्यू इसमें पिछले क्वार्टर में जून वाले में 7,725 करोड़ का जो रेवेन्यू था, अब सितंबर में 7,737 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट, जो कि पहले 580 करोड़ का था, माइनस का था, अब की बार वो 791 करोड़ माइनस का ही रहा है। पहले से लगातार देखें तो माइनस के 1191 करोड़, फिर माइनस का 580 करोड़, अब फिर माइनस के 791 करोड़। मार्जिन की अगर बात करें फाइनेंशियल मार्जिन की तो वो माइनस का 16, फिर माइनस का 8, फिर माइनस का 10%। ठीक है सर, प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है। वो प्रॉफिट देखिए 229 का, फिर 243, फिर 467 करोड़, फिर 516 करोड़ और 567 करोड़। अब यहाँ एनपीए की बात करें तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, किसी भी बैंक में अगर हम निवेशित होने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका एनपीए भी देखा जाता है कि एनपीए क्या कह रहा है। उसका एनपीए क्या होता है, एनपीए ये होता है कि बैंक किसी को मान लो कर्जा दे रही है, ठीक है, ऐसे समझ लो कि कर्जा दे रही है तो उसका कितना पैसा मारा जा रहा है, ये समझ लो। जैसे हम बैंक से मान लो किसी बैंक ने किसी को अगर 1 लाख करोड़ या 10,000 या 1 लाख करोड़ किसी को दिए तो उसको ये देखना है कि उसका कितना पैसा मारा जा रहा है, वो एनपीए। एनपीए का मतलब हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि परफॉर्म एसेट, जो एसेट जो उसके पास एसेट है जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। मतलब किसी को उसने पैसे दे दिए तो 90 दिनों के अंदर उसके पास पैसे आ ही नहीं पा रहे हैं, वो पैसे मार जा रहे हैं, तो वो एनपीए होता है। किसी कंपनी का या किसी बैंक का जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तो उसका एनपीए को देखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ एनपीए देखिए, पर ये अच्छी बात है एनपीए लगातार कम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ एनपीए अगर हम बात करें तो पहले एनपीए 13% होता था इसका बैंक का, फिर कम होके आया, तो ये अच्छी बात है, लगातार कम होता जा रहा है। अब एनपीए फिर लगातार 1.70 से 1.60 होता जा रहा है, जो कि ये अच्छी बात है कि एनपीए लगातार इसका घटता जा रहा है। अब तो ये भी एक अच्छी बात है इसके लिए। अब हम चलते हैं आगे।
साल दर साल का रिजल्ट देखें तो यही साल दर साल का रिजल्ट की कहानी है कि रेवेन्यू रेवेन्यू इस साल बढ़ा है। ठीक है सर। एक्सपेंस है तो फाइनेंशियल प्रॉफिट देखें तो फाइनेंशियल प्रॉफिट माइनस का पहले 3,272 करोड़ था, अब माइनस का 3,497 करोड़ हो गया। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट यहाँ देखें तो नेट प्रॉफिट पहले 1,285 करोड़ अब 1,792 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, अच्छी बात है इसके लिए। ईपीएस देखें तो ईपीएस भी लगातार बढ़ रहा है। तो रिजल्ट बैंक अच्छे पेश करती जा रही है। इस साल का रिजल्ट जो है वो ठीक ठाक आ रहा है, अच्छी पेश कर रही है रिजल्ट, क्योंकि ग्रॉस एनपीए भी घट रहा है। अब यहां से अगर देखें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 साल की 11% है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखी जाए 3 साल की 33% है, स्टॉक का सीएजीआर 3 साल का 17% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की 3% की है। ठीक है सर। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट अगर यहाँ देखें तो इक्विटी कैपिटल इसकी 5,756 करोड़ की है, रिजर्व 35,453 करोड़ का है। अब कर्जा बैंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3,40,737 करोड़ का है। तो टोटल जो लायबिलिटी जो बैंक जो प्रदर्शित कर रही है आपकी बैलेंस शीट में, तो टोटल लायबिलिटी 4,06,362 करोड़ की है, जिसमें उसने फिक्स्ड जो उसके पास है वो 2,509 करोड़ का है, वर्किंग प्रोसेस 357 करोड़ की है, इन्वेस्टमेंट 89,997 करोड़ की है, और अदर एसेट्स लगभग 3,13,499 करोड़ के। टोटल इस प्रकार से 4,06,362 करोड़ के टोटल एसेट्स हो गए बैंक के पास। आगे अगर हम देखें तो आगे इसके रेशियो तो इसमें कोई इतना वो नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर पैटर्न्स अगर हम देखते हैं तो एफआईआई के पास 27% की हिस्सेदारी है, जो कि जून के क्वार्टर में 27.08% की थी। डीआईआई के पास कितनी है? डीआई के पास है 38.20 की। तो डीआईआई ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ाई है और एफआईआई की हिस्सेदारी बिल्कुल सेम है। पब्लिक की हिस्सेदारी देखें तो पब्लिक की हिस्सेदारी थोड़ी सी घटी है। उसके बाद अब हम सारा कुछ देखने के बाद इसके सारे हमने फाइनेंशियल देखे, नेट प्रॉफिट, नेट ग्रॉस एनपीए लगातार कम हो रहा है, रिजल्ट सही आ रहा है बैंक का, सारा कुछ ठीक ठाक आ रहा है। अब हम चलते हैं इसके चार्ट की तरफ। चार्ट इसका क्या कहता है, तो सारी कुछ बातें चर्चा करेंगे। अंत में मैं आपको अपना इस पर रिव्यू दूंगा बैंक पे क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप उस पर सहमत हो या ना हो वो आपकी इच्छा है सर। तो अब हम चलते हैं इसके चार्ट की तरफ। चार्ट क्या कहता है, अब हम इसके चार्ट पे अगर आए तो चार्ट मैंने खोला जो यस बैंक का आपके लिए, तो ये देखिए ये चार्ट सबसे पहले हाई इसका कितना था, 403 रुपए का। ठीक है। उसके बाद ये बैंक आपकी 403 रुपए के बाद ये आ गई आपकी 20 रुपए के पास। ठीक है सर, लगातार 20 रुपए के पास। उसके बाद अब इसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है यस बैंक का 400 रुपए से सर, जब बैंक आई 20 रुपए पे, उसके बाद ये देखिए अब ये प्रॉफिट यहां से देखिए थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास करता हूं। ये देखिए सर, ये मैंने इसका चार्ट खोला, यहाँ पे देखिए अब यहाँ की कहानी। अब ये 2020 से 2021 से देखें तो ये कहानी आप देखिए यहाँ से, ये एक जोन जो लगातार चल रहा था कितने रुपए तक आई, ये आ गई थी नीचे लगभग 10 रुपए पे ऊपर। ठीक है, 10-11 रुपए पे आ गई, 10 से भी थोड़ा नीचे आई, 8.5 रुपए के पास आ गई थी ये। उसके बाद फिर ये स्टॉक लगातार धीरे धीरे बैंक थोड़ा सुधरती गई और रिजल्ट अच्छे पेश किए। अब ये स्टॉक आपका 20 रुपए के पास आ गया। देखो सर, सबसे पहली बात, चलो वो मैं सर बाद में बताऊंगा। अब हम देखते हैं इसमें चार्ट अगर हम देखें तो ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन डालने की इस पर कोशिश की, और इस ट्रेंड लाइन से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि स्टॉक, ये देखिए दोबारा मैं फिर से डालता हूं अभी, यहां से देखिए ये कितने का भी हाई लगाया था, 32.57 रुपए का। ठीक है सर, कहाँ पे हाई लगाया 32.57 का, ये इसकी डेट थी 5 फरवरी 2024। तो 32.57 का हाई लगा के फिर ये लगातार नीचे की तरफ आया। अब क्या है कि बैंकिंग सेक्टर से जो सबसे ज्यादा एफआईआई डीआई की सेलिंग हो रही है वो बैंकिंग सेक्टर से और फाइनेंशियल सेक्टर एनवीएफसी से, मतलब जो फाइनेंशियल सेक्टर है जैसे बजाज फाइनेंस है या फाइनेंशियल सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं, तो सबसे ज्यादा बिकवाली कहाँ पे हो रही है, इन्हीं सेक्टरों में हो रही है। लेकिन अब इनमें क्या है कि जो ये जो अब एक ऐसी वैल्यू पे आ गई है जिससे यहां से अब इनमें ज्यादा आप सोचें कि यहां से अब इनमें ज्यादा गिरावट हो, वो संभावना इनकी नहीं है। ठीक है सर। अब यस बैंक जैसे इसकी करें अगर, तो यहाँ अगर चार्ट देखें तो ये लगभग कितने प्राइस पे है, ये आज के दिन इसमें जो तेजी आई है लगभग 20.73 बंद हुआ है। ये तो वीकली चार्ट है, लेकिन आज के दिन तेजी आई है इसमें। लेकिन ये जो लो है लगभग 19.36 का, तो अगर थोड़ा बहुत अगर और नीचे आए स्टॉक तो ये स्टॉक आपका 18.5 रुपए के
पास। तो ये स्टॉक का लास्ट बेस है, मतलब यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ एक इसका सपोर्ट है जो 18 रुपए 42 पैसे का। इससे स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए सर। ये 18 रुपए 42 पैसे का, 18 रुपए यही जो आ रहा है सर, ये जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 18 रुपए और लगभग जो आ रहा है लगभग 42 49 पैसे 50 पैसे, मतलब वही थोड़ा बहुत अंतर है। तो ये इसका एक तगड़ा सपोर्ट है, यहाँ पे ही स्टॉक अगर फिर नीचे आता है तो यहाँ पे स्टॉक रुकने की गुंजाइश है, क्योंकि एक तगड़ा सपोर्ट है यहाँ पे। अब उसके बाद बात करें अगर हम आपसे, तो ये देखिए आप, अब ये देखिए सर, अब इसमें मैंने कुछ ट्रेंड लाइन डाली, कुछ हॉरिजेंटल लाइन डाली। उसके बाद मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूं कि ये स्टॉक अभी किस प्राइस पे, 20 रुपए 73 पैसे की प्राइस पे। थोड़ा और बड़ा करता हूं अगर आपको समझ में आए यहाँ से, कि 20 रुपए 73 पैसे की प्राइस पे ये हॉरिजेंटल लाइन जो कि सीधी रेखा है वो मैंने कहा डाली है 21 रुपए 44 पैसे की प्राइस पे, ठीक है सर। अगर ये स्टॉक 20 रुपए 73 पैसे की प्राइस से फिर नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, जैसे कल है या परसों की ट्रेडिंग सेशन में, अगर ये स्टॉक 21 रुपए 44 पैसे से ऊपर निकलता है, कितने से सर, जो मैंने ये हॉरिजेंटल लाइन डाली है 21 रुपए 44 पैसे, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है स्टॉक, तो फिर आपको ये स्टॉक लगभग कहां तक दिखाएगा, 24 रुपए 65 पैसे के पास, ठीक है सर। थोड़ा आप समझने का प्रयास करना। और एक बात और ध्यान रखिए कि स्टॉक ये केवल अभी मात्र ट्रेडिंग पर्पज का बन के रह गया है, ये बात आप ध्यान रखिए। ट्रेडिंग पर्पज का क्यों है वो ही बताऊंगा। जब कोई स्टॉक का चार्ट इस तरह के होते हैं कि जहां ये स्टॉक लगातार ऊपर से गिरते चले जाते हैं, तो ये स्टॉक ट्रेडिंग पर्पज के इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनमें जगह जगह रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे ये मान लो, अब देखिए आप, सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको बताऊं तो ये, जैसे अगर स्टॉक कहां से निकला, ये जो मैंने बड़ी ट्रेंड लाइन खींची कि 21 रुपए, पहली बात तो ये 21 रुपए 44 पैसे को जब ये ब्रेक करेगा, ठीक है सर, जब इसको अगर ब्रेक करेगा ऊपर की ओर सस्टेन होगा, तब फिर आपको कहां पहुंचेगा, इस ट्रेंड लाइन के पास पहुंचेगा। वो ट्रेंड लाइन का लगभग होगा आपको ये 24 रुपए 75 पैसे या 24 रुपए 24.5 रुपए के आसपास, ठीक है सर। उसको जब ये ब्रेक करेगा, ये लगभग आ जाएगा 24 रुपए 75 पैसे, या ये देखिए थोड़ा नीचे और करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ ये देखिए आप, 24 रुपए 71 पैसे या 75 पैसे। जब इसके ऊपर सस्टेन हो जाएगा, फिर ये ट्रेंड लाइन से जो ऊपर वाली मैंने डाली है उससे ऊपर निकलेगा, तब फिर ये नेक्स्ट टारगेट आपको कौन सा दिखाएगा, तब ये नेक्स्ट टारगेट लगभग यहाँ पे आ जाएगा लगभग 28 रुपए 66 पैसे के पास, जो कि ये जो नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है सर। उसके बाद वहां सस्टेन करेगा, फिर ये चलेगा 31 रुपए के पास। तो मात्र ये स्टॉक ट्रेडिंग पर्पज का बन के अभी रह गया है अभी के पीरियड में, जब तक कि इसके और फंडामेंटल नहीं सुधरते हैं, ठीक है सर। उसके बाद अब मैं स्टॉक की बात करूं, थोड़ी निगेटिविटी भी है कि अगर ये स्टॉक इस प्राइस को, जो कि अभी कौन सी प्राइस पे है, ये देखिए, ये जो ग्रीन रेखा दिखाई दे रही है 20 रुपए 73 पैसे की, अगर इस प्राइस को इसने तोड़ा 19 रुपए 38 पैसे को, यहां से अगर ये ब्रेक करता है, तो फिर आपका इसका नेक्स्ट सपोर्ट ये आ जाएगा लगभग 18.5 रुपए के पास, ठीक है सर। यहाँ जो मैंने मेजर सपोर्ट बताया था कि 18.5 रुपए के पास भी स्टॉक आ सकता है, कब, जब इस रेखा को तोड़ता है, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली है, ट्रेंड लाइन लगभग 19 रुपए 41 पैसे की, तो फिर यहाँ सपोर्ट ले जाएगा लगभग 18.5 रुपए के पास। अब यहां से देखिए कि जो मैंने बताया आपको कि ये स्टॉक एक अभी ट्रेडिंग पर्पज का बन के रह गया है, वो देखिए आप, सबसे पहला सपोर्ट कहाँ, 20 रुपए 53 पैसे पे, उसके बाद सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस, उसके बाद फिर ये देखिए आप, अब ये चल दिया ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर कितने रेजिस्टेंस बनना है, 23 रुपए 48 पैसे का, फिर ये रेजिस्टेंस लगभग यहाँ बनना है, ये देखिए 29 रुपए 97 पैसे का, उससे पहले भी रेजिस्टेंस बनना है लगभग 26 रुपए। तो जब स्टॉक लगातार ऊपर से गिरते हैं स्टॉक, और ऐसे इनके चार्ट हो जाते हैं ऊपर से नीचे गिरते हुए, तो इन स्टॉकों के काफी रेजिस्टेंस बनते हैं, और ये जो रेजिस्टेंस बनते हैं वो जगह जगह सेलिंग करवाते हैं, ठीक है सर। तो इनमें केवल वही हिस्सा लें, अब मैं आपको फाइनल पहुंचता हूं कि इनमें वही लोग हिस्सा लें जो ट्रेडिंग पर्पज में रहना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट के पर्पज में यस बैंक में आप अभी हिस्सा नहीं लें, क्योंकि सर जब हम कोई भी पैसा फंसाते हैं सर, आप अगर सोच रहे हो कि चलो हम 10,000 के लेके डालते हैं, चलो हम 20,000 के लेके डालते हैं, तो 20,000 या 10,000 भी आपकी मेहनत से आते हैं सर। तो जब आपकी मेहनत से आते हैं, तो हम क्यों ना उनको ऐसे स्टॉक में डालें जो कि फंडामेंटली बहुत ही मजबूत स्टॉक हो, उनमें डालें। ये ये सर मेरी अपनी राय है, मुझे कभी भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक पसंद नहीं आए हैं सर। उसके बाद यस बैंक तो कभी भी पसंद नहीं आया सर, मेरी राय है, आप इससे सहमत हो या ना हो वो आपकी राय है, ठीक है सर।
अब उसके बाद अब ये मात्र ट्रेडिंग पर्पज में स्टॉक है जहां आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भरोसा रखता हूं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बैंकिंग स्टॉक या फाइनेंशियल में अगर बताऊं तो आपको दो तीन स्टॉक आते हैं फाइनेंशियल के, जैसे ट्यू इन्वेस्टमेंट है, टाटा इन्वेस्टमेंट है, ट्रेंट है। ठीक है सर, ये इनको फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक भी कह सकते हैं। इन स्टॉक में अगर आपको फाइनेंशियल से ही प्रेम है कि हमें फाइनेंशियल स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है, मैं केवल इन्वेस्टमेंट पर्पज बता रहा हूँ सर, ट्रेडिंग पर्पज में नहीं बता रहा हूँ। हाँ, ट्रेडिंग पर्पज के लायक स्टॉक हैं अगर आपको ट्रेडिंग का ज्ञान है तो। वो मैंने आपको पॉइंट बताए कि अगर आपको 19 रुपए 32 पैसे से नीचे निकलता है तो फिर अगला सपोर्ट 18 रुपए के पास होगा, 18.5 रुपए के पास। उसको भी अगर तोड़ देगा तो फिर ये नीचे लगभग ये सपोर्ट मिल जाएगा लगभग 16.5 रुपए के आसपास। अब देखिए कि जब इसको तोड़ेगा, किसकी इस लाइन को तोड़ेगा, 21 रुपए 47 पैसे को तोड़ेगा तो फिर अगली वो चल देगा ये 24 रुपए 37 पैसे के आसपास, फिर ऊपर निकल जाएगा तो फिर चल देगा आपको ये 27 रुपए के आसपास, फिर ऊपर ये 31 रुपए के आसपास चलेगा। लेकिन जगह जगह यहाँ रेजिस्टेंस बनते चले जाएंगे। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग का ज्ञान है, अगर आप मार्केट में 3-4 साल पुराने हैं, आपको स्विंग ट्रेडिंग आती है, अगर आपको रेजिस्टेंस और वो बखूबी आते हैं, तो ट्रेडिंग पर्पज में ये स्टॉक आपके लिए। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो सर इन्वेस्टिंग में एक एक पैसा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। हम ऐसे स्टॉक में क्यों निवेशित रहें जिन स्टॉकों में हमें ये पता नहीं होता है कि जगह जगह इनके रेजिस्टेंस बन रहे हैं, जगह जगह इनमें सेलिंग आती है और कब क्या इनमें बैंकिंग स्टॉकों में प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए बैंकिंग स्टॉकों को मैं लंबे समय के इन्वेस्टिंग के लिए नहीं मानता हूं। ठीक है सर, आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपको सारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हाँ, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो मात्र इन्वेस्टिंग के लिए, केवल केवल इन्वेस्टिंग के लिए, और इन्वेस्टिंग ही सबसे महत्वपूर्ण है शेयर मार्केट में, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, वहां मैं आपको एक पोर्टफोलियो बड़ा ही अच्छा मैनेज करके देता हूं और केवल इन्वेस्टमेंट की पर्पज में ही आपको बताता हूं। तो आपको अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार।